Hello students, welcome again. So we are going to talk about the topic related to NCERT today, and the name of the topic is genetic disorders, and in that pedigree analysis. So pedigree analysis ये वर्ड आपने जब सुना तो जिन लोगों ने इसके बारे में पहले कभी सुना है नहीं है, ऐसे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल होती है। व्हेन वी स्टडी पेडिग्री एनालिसिस ये वर्ड जब सुनते तब। अब इसको समझने के लिए इसके पेडिग्री एनालिसिस का मीनिंग मैं आपको पहले समझाऊंगा, बाद में व्हाट इज दैट पेडिग्री एनालिसिस ये आपको बताऊंगा। उसके यूजेस क्या है और वो नीट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इजीली इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा होगा, ये अनुमान माइंड में रख के आप लोगों को इसको पढ़ना है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी भी कमजोर है तो यू विल नॉट गेट इट प्रॉपर्ली। ओके, जैसे कि हम लोगों ने मेंडल के वर्क के बारे में जानकारी दी। पहला टॉल प्लांट, दूसरा ड्वार्फ प्लांट, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के लिए हमने उनके क्रॉसेस किए। रिजल्ट्स पहले क्रॉस में जो मिले वही सेकंड क्रॉस में, वही थर्ड क्रॉस में, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर, फिर हम लोगों ने उसके बैक क्रॉसेस पढ़े, उसके टेस्ट क्रॉसेस पढ़े। तो एक प्लांट और दूसरा प्लांट या फिर सेम प्लांट के ऊपर अगर सेल्फिंग करना है तो फ्लावर का यूज करके हमने नंबर ऑफ क्रॉसेस लिए। इवन व्हेन वी स्टडीड अबाउट द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, देन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बहुत सारे क्रॉसेस हमने कैरी आउट किए। बट दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ एनिमल्स and plant, but which character is transmitted in which way, इसको अगर पढ़ाई करनी है तो ह्यूमन बीइंग के बारे में इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल नहीं है कि हमारे ह्यूमन के बारे में ऐसी परमिशन कौन देगा कि यस दिस कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर क्रॉस करके देखना है। इट इज नॉट पॉसिबल। उसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ह्यूमन के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स है, जितने भी डिसीजेस है, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये पढ़ने का एक तरीका साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ के निकाला। वो तरीका है कि फैमिली हिस्ट्री मीन्स एक ऑफस्प्रिंग या एक बच्चा है, उसके अंदर जो भी कुछ डिफेक्ट्स मिल रहे, वो डिफेक्ट्स उसके पेरेंट्स में कौन से पेरेंट में है और उनके कौन से पेरेंट में ये डिसऑर्डर्स पहले देखे गए थे। तो ये बैक हिस्ट्री पढ़ना, किसी भी डिसीज के बारे में, किसी भी ट्रेट के बारे में, बैक हिस्ट्री ऑफ अ फैमिली, that is called family history, and that family history is nothing but the pedigree analysis. फिर वो फैमिली हिस्ट्री पढ़ के हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि यस ये डिसऑर्डर, ये डिसीज ऐसे ट्रांसमिट हो सकता है और उसके सही अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। वी कैन एडवाइज द पीपल नॉट टू मैरी और टू मैरी, बिकॉज जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये डिसऑर्डर्स कैसे पास होते हैं, इसका इजी
अंडरस्टैंडिंग हमें पेडिग्री एनालिसिस का यूज करके पता लग सकता। ब्लड ग्रुप के बारे में भी, विच ब्लड ग्रुप कैन बी देयर इन द प्रोजेनी, ये हम लोग दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप देख के ही बता सकते हैं कि दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप। तो ये फैमिली हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो अनुमान हम लोग लगाते हैं कैसे ट्रांसमिशन हो रहा कोई डिसीज का, उसका सीधा मीनिंग है पेडिग्री एनालिसिस। ओके, अब किसी को भी पेडिग्री एनालिसिस अगर पढ़ना है तो कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर सिंबल्स रिप्रेजेंट किए गए एंड ऑल्सो यू वर एडवाइज टू लर्न दिस, आप लोगों ने लर्न किए होंगे। जैसे कि ये बॉक्स कहीं पर भी फैमिली हिस्ट्री के चार्ट में अगर मिला तो इसका मीनिंग है कि मेल, मेल उसका सिंबल है मेल। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, इसको हम ब्रैकेट में डाल सकते, कोई भी एक को, दोनों लिखने की जरूरत नहीं। यू कैन राइट दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ओके, सो मेल के लिए एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज होता है। सर्कल अगर है तो उसका मीनिंग है कि दैट इज फीमेल, मीन्स मे बी मदर और डॉटर, सन और फादर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन, लाइक दैट। बट ये मेल के लिए यूज होता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है। अगर वो मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई स्पेसिफाई नहीं हो रहा, देन उसके लिए तीसरी निशानी है, दैट इज है वो रेक्टेंगल ही लेकिन उसका फेस बदल दिया, उसके डायमेंशंस डायगोनल्स बदल दिए। सो ये सीधा वाला है, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड मीन्स मेल या फीमेल नहीं बता सकते, देन इट इज कॉल्ड एज सेक्स अनस्पेसिफाइड। ये बॉक्स मेल है, सर्कल फीमेल है, ये अनस्पेसिफाइड है। तीनों के अंदर कलर नॉर्मल है, डार्क नहीं है, यहां पर डार्क कलर दिखा है। अब यहां पर वो किताब में डार्क कलर दिखाते या डायग्राम में डार्क कलर दिखाते, हमें इसका यूज करके वो डार्क कलर नहीं दिखा सकते, तो मैंने शेड बताया उसमें। सो व्हेन इट इज शेडेड इट मीन्स इट इज डार्क कलर्ड, देन इट इंडिकेट दैट कि ये सारे इंडिविजुअल अफेक्टेड है। जो डिसऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में वो अफेक्टेड है। सो अफेक्टेड के लिए डार्क कलर यूज करते, अनअफेक्टेड के लिए, नॉर्मल के लिए कोई कलर नहीं, मतलब लाइट कलर के बॉक्सेस यूज करते या सर्कल या फिर ये निशानी यूज कर सकते। आगे चलते, यहां तक हमें समझ में आ गया कि दिस इज नॉर्मल केसेस एंड दीज आर अफेक्टेड केसेस। मेल फीमेल जोड़ दिया, इट मीन्स उनका मैरिज हो गया, मेटिंग, इन दोनों में मेटिंग हो रहा, मीन्स उनकी प्रोजेनी हमें मिलेगी। तो ये दोनों मेटिंग है। अब यहां पर मेटिंग तो है लेकिन ये डबल बार से इसको कनेक्ट कर दिया, यहां पर सिंगल बार था, यहां पर डबल बार से कनेक्ट कर दिया। डबल बार का मीनिंग है कि ये एक दूसरे के रिलेटिव्स है। जैसे कि हमारे इधर या फिर हमारे कल्चर में मामा की लड़की के साथ शादी कर सकते, मीन्स रिलेटिव में शादी करना, इट मीन्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, और इसी को कंसैंजिनियस मैरिजेस बोलते हैं। कंसैंजिनियस मैरिजेस और मेटिंग, कंसैंजिनियस मैरिज और मेटिंग, ये मैरिज है, ये इनका फैमिली रिलेशन नहीं है, मतलब ये अननोन लोगों के बीच में मैरिज हो गया। और ये नॉन लोगों के बीच में मतलब रिलेटिव्स में, ब्लड रिलेटिव्स बोलते हैं उसको। रिलेटिव्स मतलब ऐसा नहीं कि उनका कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार है या पहचान वाला, ऐसा नहीं, एकदम क्लोज रिलेटिव्स में अगर शादी हो गई तो दैट इज कॉल्ड एज कंसैंजिनियस मैरिज। अब ये दोनों में मैरिज हो गया तो ये ज्वाइन करके दिखा दे यहाँ पर, और उसको कनेक्ट करके फिर एक लाइन और फिर उनकी प्रोजेनी दिखाई। इसका मीनिंग है कि ये दोनों पेरेंट्स है, मीन्स पेरेंट्स अबव, एंड ये जो नीचे की लाइन है
यहाँ पर फीमेल है, मेल है, फीमेल है, कितने भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये तीनों ऑफस्प्रिंग है, मतलब चिल्ड्रन है, और ये दोनों पेरेंट्स है। अब यहां पर सीक्वेंस रहेगा कि दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, सीक्वेंस ऐसा है। मतलब पहली लड़की, बाद में लड़का हुआ, बाद में लड़की हुई। कैसे भी सीक्वेंस नहीं चलेगा, दिस इज द रूल। लेफ्ट टू राइट ही हमें सीक्वेंस उसका मेंटेन या फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहला बर्थ किसका हुआ, तो फीमेल बेबी का, बाद में मेल बेबी का, एंड देन फीमेल बेबी का। सो दिस इज द कंडीशन। सो पेरेंट अबव एंड बिलो चिल्ड्रन। अब इसकी शादी होगी तो यहां पर हम लोग स्क्वायर दिखाएंगे और उनकी प्रोजेनी लेंगे। इट मीन्स वो फैमिली हिस्ट्री बनती गई। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर्स हमें मिलेंगे उसको पहचानो कौन सा है, ये इसके लिए क्वेश्चन आता है। देन ये वाला जो चार्ट है कि यहाँ पर दोनों की शादी, मतलब दीज आर पेरेंट्स, फादर एंड मदर, एंड देन दीज आर ऑफस्प्रिंग। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि दिस इज द फर्स्ट बेबी, दिस इज द सेकंड बेबी, दिस इज द थर्ड बेबी। इन तीनों में क्या हो गया, ये वाला अफेक्टेड है, मीन्स मेल इज अफेक्टेड, मेल चाइल्ड इज अफेक्टेड। अगर हमने यहां पर शेड दिखाया तो फीमेल चाइल्ड इज अफेक्टेड। ओके, वी कैन शो हियर। यहां पर इसको अफेक्टेड दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, किसी को भी, या तीनों अफेक्टेड, ऐसा भी दिखा सकते हैं। ओके, मीनिंग समझ में आ गया कि दिस इज पेरेंटल जनरेशन और पेरेंटल इंडिविजुअल, एंड दीज आर द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में नॉर्मल है या अफेक्टेड है, नॉर्मल है। ठीक है, यहां पर ए बॉक्स में 5 नंबर लिखा गया, तो 5 नंबर की बेबी है, फिफ्थ बेबी, उसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है। इट मीन्स वेदर इट इज मेल और फीमेल, ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ऐसा बेबी का बर्थ हो गया। अगर यहां पर हमने दिखा दिया कि बॉक्स, सीधा बॉक्स दिखा दिया ऐसा, एंड देन उसमें 5 लिखा, तो उसका मीनिंग होता है कि फिफ्थ बेबी इज मेल चाइल्ड विच इज अनअफेक्टेड। अगर सर्कल लिखा तो वहां पर मिलेगा हमें फीमेल बेबी, मे बी अफेक्टेड, मे बी नॉट अफेक्टेड। ये सिंबल्स आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। आपको रेफरेंस नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर आपको करना है तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। ओके, देन व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स कैन बी देयर, उसकी थोड़ी सी जानकारी हम लेते, एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चंस। और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई, वो ट्रिक मैं आपको दे दूंगा, जो कि पर्सनल अगर हम लोग क्लासरूम में पढ़ते तो फिर ये देने की जरूरत नहीं रहती आपको, आपकी प्रैक्टिस में करवा लेता, कर लेंगे जब भी टाइम मिलेगा। बट तभी तक आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पेडिग्री एनालिसिस। ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं। पेडिग्री एनालिसिस समझने की क्या जरूरत है, क्यों हम लोग पढ़ रहे पेडिग्री एनालिसिस, बिकॉज क्या डिसऑर्डर्स होते हैं और उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, अब एक पेडिग्री चार्ट में आपको दे रहा हूं, जैसे कि दिस इज फादर एंड दिस इज द मदर अनरिलेटेड। सो इनके 1, 2 एंड 3 बेबीज आ गए। फर्स्ट में से एक अनअफेक्टेड है, दूसरा अफेक्टेड है, तीसरा अनअफेक्टेड है। अब इसका मैरिज हो गया, मीन्स अनरिलेटेड मैरिज है, फिर उनकी प्रोजेनी आ गई। ठीक है, वी कैन शो कि इसका अफेक्टेड है या नहीं है, हम दिखा सकते। इसका मैरिज हो गया,
और उनकी प्रोजेनी हमें मिल गई, वी कैन शो एनी चाइल्ड लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री। ये डायग्राम है, ठीक है। अब ओनली समझने के लिए कि क्या डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल लेंगे। ये फैमिली हिस्ट्री के डायग्राम है पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स वी कैन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। वी विल अंडरस्टैंड दैट। सो डिसऑर्डर्स का मीनिंग कि कहीं ना कहीं वो जेनेटिक के कारण है, और जेनेटिक मटेरियल अगर फॉल्टी है तो फिर द बेबीज और ऑफस्प्रिंग आर फेसिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, क्या प्रॉब्लम? अब किसी भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे ह्यूमन बीइंग में ऑटोसोम प्लस हेटेरोसोम एक्स एक्स और एक्स वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, ऑटोसोम की पेयर कितने? 22, और ये कुल मिला के 23 पेयर्स हो गए। यहां पर भी ऑटोसोम एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स कैन बी ड्यू टू ऑटोसोम और इट कैन बी ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम। अगर ऑटोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑर्डर देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। कॉज क्या है? ऑटोसोम। नहीं तो फिर सेक्स क्रोमोसोम मीन्स सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। डिसऑर्डर्स के टाइप्स, अगर ये एक्स या वाई क्रोमोसोम की वजह से तो सेक्स लिंक्ड। अब मेल में एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक ऐसे दो टाइप आएंगे। यहां पर एक्स लिंक आएंगे या फिर सेक्स लिंक बोलेंगे, ओनली सेक्स लिंक इन केस ऑफ फीमेल। मेल में सेक्स लिंक एक्स के लिए बोलेंगे या फिर वाई लिंक। सेक्स लिंक के सेक्स लिंक मीन्स रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम, सो एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोम में ऐसा कोई टाइप नहीं है, देयरफॉर ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऐसा सीधा नाम इसको दे दिया। एक बात, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कैन बी फाउंड इन मेल एज वेल एज इन फीमेल। ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है, ये अलग अलग। दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। ऑटोसोम फीमेल में भी है, मेल में भी है, देयरफॉर ऑटोसोमल डिसऑर्डर कैन बी फाउंड इन मेल एज वेल एज इन फीमेल। Similarly, X chromosome is also present in male and female. Therefore, that can also be found in both the sexes. Male में भी होगा, female में भी होगा। लेकिन Y linked only found in male. ये कभी female में हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब इसके अलावा अगर ऑटोसोम की पेयर्स होती है, एक्स क्रोमोसोम की भी पेयर है इन केस ऑफ फीमेल, सो ऑटोसोम में एक जीन फॉल्टी है, इसको हम लोग फॉल्टी मानेंगे और इसको नॉर्मल मानेंगे। सो ऑटोसोम ये वाला नॉर्मल है, ये वाला फॉल्टी। डिसऑर्डर्स अगर होती है मतलब इसकी वजह से हो रही हो, ये फॉल्टी है इसलिए हो रहा। सो ये जो डिसऑर्डर्स है इसका नाम डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि एक भी कॉपी अगर फॉल्टी है तो डिसऑर्डर हो रहा। Therefore, that faulty gene is dominant over the normal one. Therefore, ये dominant autosomal disorder हुआ। ये समझना very important है। अभी तक हम लोगों ने क्या
केस को, स्मॉल केस को यूज किया कि इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। अभी हम लोग यहाँ पर जीन डिसऑर्डर में, जेनेटिक डिसऑर्डर में ये कंसिडर करें कि ये वाला फॉल्टी है, ये रिसेसिव नहीं है बट फॉल्टी है। दोनों में दो जीन है, दो में से एक फॉल्टी है और इसकी वजह से एक सिंगल जीन फॉल्टी होने के कारण, सिंगल एलील फॉल्टी होने के कारण डिसऑर्डर दिख रहा, यस हो रहा। इट मीन्स इट इज डोमिनेंट ओवर दिस वन, देयरफॉर ये जो जीन डिसऑर्डर होगा वो डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। अगर नहीं दिखा, नहीं दिखता, देन ऐसे कंडीशन में अगर हमें डिसऑर्डर नहीं दिख रहा, नहीं हो रहा, देन इट इज रिसेसिव। इट मीन्स इस इंडिविजुअल को नॉर्मल बट कैरियर बोलेंगे। नॉर्मल होगा ये बट कैरी कर रहा फॉल्टी जीन, देयरफॉर कैरियर, नॉर्मल एंड कैरियर। अब इसने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया, देयरफॉर इट इज रिसेसिव। फिर डिसऑर्डर दिखने के लिए इस कंडीशन में क्या चाहिए? दोनों के दोनों ऑटोसोम फॉल्टी चाहिए, तब ये होगा। देयरफॉर इट इज रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। यहां पर अब दिखेगा, यहां पर नहीं दिख रहा। क्यों? बिकॉज ये रिसेसिव के जैसा काम कर रहा है। यहां पर अगर दिख रहा तो डोमिनेंट जीन के जैसा काम कर रहा है। देयरफॉर ऑटोसोमल में डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर्स होंगे। इस कंडीशन में डिसीज नहीं हो रहा या हो रहा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दैट विल डिसाइड वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का एक जीन फॉल्टी है फिर भी डिसऑर्डर मिल गया, तो डोमिनेंट है ये वाला फॉल्टी जीन। और ये यहां पर है फॉल्टी लेकिन नहीं हो रहा डिसीज, नहीं हो रहा के लिए हमने क्रॉस कर दिया, तो इट इज रिसेसिव। फिर रिसेसिव में कब दिखेगा डिसऑर्डर? जब ये कंडीशन है तब दोनों के दोनों फॉल्टी रहेंगे तब। ओके, अब सेक्स लिंक्ड में अगर वो एक्स लिंक्ड है और इसमें भी एक्स एंड दूसरा एक्स, तो ये वाला एक्स फॉल्टी है। अब डिसऑर्डर दिख रहा तो डोमिनेंट, क्योंकि एक फॉल्टी होने के कारण दिख रहा मतलब ये डोमिनेंट है। अगर नहीं दिख रहा देन इट इज रिसेसिव जीन डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड। फिर उसके लिए, रिसेसिव के लिए दोनों के दोनों कॉपी फॉल्टी चाहिए तब वो दिखेगा। तो एक्स और ऑटोसोम इसका एक जैसा ही है, ट्रांसमिशन और डोमिनेंट रिसेसिवनेस, लेकिन वाई के लिए सिंगल कॉपी है और वो कॉपी अगर फॉल्टी है तो डिसऑर्डर बिल्कुल दिखेगा। तो उसमें डोमिनेंट है, रिसेसिव है, कोई टेंशन नहीं, वो हमेशा होगा ही होगा। फिर उसको वाइलिंग के बारे में वी कैन नॉट से इट इज वाइलिंग डोमिनेंट और वाइलिंग रिसेसिव, बिकॉज डबल कॉपी वाई की कभी होती ही नहीं। एक्स की डबल कॉपी होने के चांसेस है, देयरफॉर वहां पर ऑटोसोम की जैसी कंडीशन हमें देखनी है और वाइलिंग के बारे में कभी नहीं। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन है कि एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। एक्स लिंक रिसेसिव मतलब सिंगल कॉपी उसकी फॉल्टी है, एक्स की सिंगल कॉपी फॉल्टी है और दूसरा क्रोमोसोम अगर वाई है तो ये मेल है। अब यहां पर वो रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, वो तो डिसऑर्डर हो गया होगा बिकॉज सिंगल कॉपी इज देयर। मीन्स ये दोनों में सिमिलैरिटी है। मेल के बारे में वेदर इट इज एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड वो दिखेगा ही दिखेगा बिकॉज उसके पास सिंगल कॉपी है। एक और एक कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बोर्ड का यूज करना चाहता हूं। दिस इज एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम। दोनों में क्या डिफरेंस है कि वाई क्रोमोसोम छोटा है एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम। अब
एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के जो पार्ट सिमिलर है, दिस वन, ये वाले हिस्से होमोलॉगस पार्ट है। मीन्स इधर जितने भी जीन्स है वही जीन्स यहां पर है, तो होमोलॉगस के बारे में ये बिहेव करेगा ऑटोसोम के जैसा। लेकिन इधर के बारे में, जहां पर कोई जीन है तो वो जीन यहां पर प्रेजेंट नहीं है, और यहां पर जो जीन प्रेजेंट है वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज नॉन होमोलॉगस पोर्शन। रिमेंबर, नॉन होमोलॉगस पोर्शन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ये बात उसके लिए लागू है कि सिंगल कॉपी है और यहां पर वो जीन प्रेजेंट है, मींस नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, तभी वो दिखेगा वहां पर वाई के ऊपर भी। लेकिन इसके बारे में अगर है तो फिर वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव को कन्फाइन करना ही पड़ेगा, तब वो दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जितने ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा हमें समझ में आएगा। अब हाउ टू सॉल्व द पेडिग्री एनालिसिस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। See you.